कहते हैं किसी के साथ अगर थोड़ा वक्त भी बिता लिया जाए तो उसके साथ एक रिश्ता बनने लगता है, एक हमदर्दी सी जुड़ने लगती है। लेकिन दिल्ली के शाहबाद डेरी के रहने वाली साक्षी और आरोपी साहिल खान में सालों का रिश्ता था। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक साहिल खान और साक्षी 3-4 साल से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच करीबी रिश्ता रहा था। एक वक्त पर अपने दोस्त पर साक्षी इतना विश्वास करती थी कि उसके लिए उसने अपने घर पर झूठ बोला। लेकिन इन सबके बावजूद साहिल ने इतनी बेरहमी से उसी लड़की का कत्ल कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में हुए उस खौफनाक मर्डर के बारे में, जिसमें एक 16 साल की मासूम की जान तो गई ही, लेकिन तमाशबीन बनी उस भीड़ ने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। रविवार के दिन दिल्ली एक बार फिर दहल गई जब 16 साल की लड़की साक्षी की हत्या का वीडियो सामने आया। साक्षी पर एक के बाद एक चाकू से 40 बार वार किए गए। उसके बाद भी कातिल का मन नहीं भरा और फिर उसने पत्थर उठाकर साक्षी के सिर पर 4 से 5 बार हमला किया। तमाशबीन बनी भीड़ के सामने साक्षी पर हमला होता रहा और फिर कातिल वहां से फरार हो गया। हत्या के आरोप लगे उस इंसान पर जिस पर साक्षी ने कभी आंख बंद करके भरोसा किया, जिसके लिए वो अपने परिवार से भी लड़ती रही। साक्षी की दोस्त के मुताबिक साहिल और साक्षी की जान पहचान काफी पुरानी थी। दोनों ही शाहबाद डेरी इलाके में रहते थे। साक्षी 10वीं में पढ़ती थी जबकि साहिल एसी का मैकेनिक था। दोनों की जान पहचान बढ़ने लगी, मिलना जुलना होने लगा। तब तक साक्षी को ये नहीं पता था कि साहिल का पूरा नाम साहिल खान है। साहिल गले में रुद्राक्ष पहनता था और हाथ में कलावा। साक्षी के पास शक करने की कोई वजह नहीं थी। ये साफ था कि साक्षी उस पर काफी विश्वास करती थी क्योंकि दोनों की दोस्ती काफी लंबी थी। लेकिन पिछले कुछ समय में दोनों के बीच रिश्तों में तकरार आना शुरू हो चुकी थी। साक्षी के दोस्त के मुताबिक जब साक्षी को साहिल की हकीकत का पता चला तो वो उससे अलग होने लगी। लेकिन ये बात साहिल खान को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। साहिल लगातार साक्षी से संपर्क करने की कोशिश करता रहा। साक्षी के मोबाइल से भी कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह साफ होता है कि साहिल ने साक्षी से बात करने की कई बार कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ साक्षी अब साहिल से रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। शायद साक्षी को अगर पहले से पता होता कि साहिल की हकीकत क्या है तो उसके साथ दोस्ती ही नहीं करती। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस रिश्ते को तोड़ने का अंजाम इतना खतरनाक होगा। साक्षी ने अपनी एक सहेली और उसके जानने वाले एक लड़के की मदद से साहिल को धमकाने की कोशिश की थी ताकि वो उससे दूर रहे। खबरों के मुताबिक साहिल खान इस बात से इतना नाराज हुआ कि उसने साक्षी को मारने का प्लान कर लिया, जिसके साथ इतने सालों तक की दोस्ती का रिश्ता था। उस लड़की की मौत की स्क्रिप्ट साहिल ने लिख डाली थी। खुद साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। खबरों के मुताबिक उसने पुलिस को बताया है कि उस रात उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी और फिर निकल पड़ा साक्षी को मौत देने। मौत भी ऐसी कि जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाए। सूत्रों ने बताया कि साहिल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड जब निकलवाई गई तो उसमें हत्या के आसपास वो आज़ाद नाम के एक व्यक्ति से बात कर रहा था, इसलिए उसे भी पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस अब इससे ये जानना चाहती है कि आखिर साहिल ने उससे क्या बात की। क्या वो हत्याकांड के बारे में पहले से जानता था या इस साजिश में वो भी शामिल था। जांच में पता चला है कि साहिल इलाके के आवारा लड़कों का एक गैंग चलाता था। इसके आसपास के लोग इससे परेशान रहते थे। पुलिस साहिल गैंग से जुड़े लड़कों की पहचान कर रही है, जिन्हें जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस बीच पुलिस ने मृतक नाबालिग जिस नीतू नाम की महिला के साथ वो रहती थी उससे भी पूछताछ की। इसके अलावा प्रवीण नाम के एक लड़के को पुलिस ने पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस दे रखा है। ये भी नाबालिग लड़की का पुराना दोस्त बताया जा रहा है, जो फिलहाल यूपी के जौनपुर में है। नाबालिग लड़की ने प्रवीण नाम का एक टैटू भी गुदवा रखा था। पुलिस को प्रवीण से भी कई ज़्यादा अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद बताई जा रही है, इसलिए उसे पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है। साथ ही पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें लड़की वारदात से महज 2 मिनट पहले देखी जा सकती है। सफ़ेद टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी लड़की थोड़ी देर में ही दौड़कर लौटती दिख रही है। इसी गली में आगे जाकर साहिल ने उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए और फिर पत्थर से उसका सिर बुरी तरह से फाड़ डाला। पुलिस को पता चला कि नाबालिग लड़की साहिल से इंस्टाग्राम पर बातचीत करती थी।
लड़की के पास अपना कोई स्मार्टफोन नहीं था, इसलिए वो अपनी सहेली नीतू के फ़ोन से, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से साहिल से बात कर रही थी। नीतू के फ़ोन को भी कब्जे में लेकर पड़ताल चल रही है। इसके साथ ही पुलिस अफसरों ने यह भी बताया है कि सावाड डेरी के जेजे कॉलोनी के बी ब्लॉक में करीब 8:45 पर यह वारदात हुई थी, तो उस वक्त वहां 8 से 10 लोग खड़े थे। सीसीटीवी की मदद से इन सभी की पहचान की जा रही है। इन सभी के बयान लिए जाएंगे और हत्याकांड में चश्मदीद गवाह भी इनको बनाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि पुलिस साहिल को बुधवार तड़के वारदात वाली जगह पर ले गई थी। वहां पर मर्डर के पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया था। इसी दौरान एफएसएल की टीम भी पुलिस के साथ वहां पर मौजूद थी। साहिल के कुछ दोस्त भी वहां पर लाए गए थे। करीब आधे घंटे बाद पुलिस आरोपी को लेकर बवाना थाने लौट गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि चाकू बरामद करने के लिए साहिल को साथ लेकर रिठाला मेट्रो स्टेशन के आसपास भी तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन चाकू नहीं मिला। आरोपी ने मेट्रो स्टेशन के पास झाड़ियों में चाकू फेंकने का दावा किया है। इस चाकू को वो हरिद्वार से खरीद कर लाया था। अब जो भी हो, जितनी भी जांच पड़ताल चलती रहे, लेकिन हकीकत यही है कि साक्षी अब हमारे बीच नहीं है और ना ही उसे वापस लाया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि उसे बचाया जा सकता था। अगर उस दिन उस तमाशबीन बनी भीड़ में से कोई हिम्मत दिखाता तो शायद साक्षी हमारे बीच होती। अब ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब लोगों ने भीड़ को उदासीन भाव से तमाशबीन बने देखा है। अगर हम अपने आसपास ही गौर करें तो हमें हर दिन होने वाले ऐसे बहुत से हादसों के उदाहरण मिल जाएंगे जब किसी पीड़ित या ज़रूरतमंद की मदद करने की बजाय भीड़ आराम से तमाशा बने देखती रहती है। फिर चाहे वो आए दिन सड़क पर होने वाली छोटी मोटी रोड रेज की घटनाएं हों या फिर मेट्रो में होते आपसी झगड़े। अगर सड़क पर दो लोग आपस में झगड़ते रहें तो बाकी आसपास से गुजरते हुए लोग ये सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि हमें क्या। ऐसा ही उदासीनता तब भी देखने को मिलती है जब किसी महिला के साथ भीड़ भरी बस में या फिर मेट्रो में या गाड़ियों में बदसलूकी होती है और वो अकेले अपने लिए लड़ रही होती है। ऐसा कम ही होता है कि कोई पीड़ित का साथ दे। दो लोगों के बीच का मामला है, ये सोचकर भीड़ तमाशा देखती है। मनोविज्ञान की भाषा में ये दर्शक प्रभाव यानी बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट है। मनोविज्ञान की बाईस्टैंडर्ड थ्योरी कहती है कि इस बात की संभावना ज़्यादा है कि अकेला इंसान किसी ज़रूरतमंद की मदद करने आगे बढ़े, जबकि अगर भीड़ किसी कोई या फिर कोई हादसा या वारदात की गवाह होती है तो उसकी मदद करने की संभावना काफ़ी कम होती है। साइकोलॉजिस्ट जॉन एम डार्ले और बिन लताने ने 1968 में सबसे पहले बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट को समझना शुरू किया। 1964 में किटी गेनोवेस के साथ रेप और उसकी निर्मम हत्या के दौरान तमाशा देख रहे लोगों का मनोविज्ञान समझने के लिए इस स्टडी की शुरुआत की गई थी। मार्च 1964 में अमेरिकी युवती किटी का उस समय रेप किया गया जब वो काम से घर लौट रही थी। रेप के बाद उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। ये वारदात किटी के घर के सामने हुई थी और इस वारदात को आस पड़ोस में रहने वाले करीब 40 लोगों ने देखा था। 28 साल की किटी रेप और हत्या से बचने की कोशिश में चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस दौरान किसी ने पुलिस को कॉल किया। जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती, किटी की मौत हो चुकी थी। रेप और हत्या की इस बर्बर वारदात ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। डर से चुप रहने वाले लोगों को गेनोवेस सिंड्रोम नाम दिया गया। सिंड्रोम का प्रयोग आम लोगों पर किया गया। मनोवैज्ञानिकों जूडिथ रोडिन और विव लताने ने ऐसी परिस्थितियां बनाई जब किसी महिला को मदद की जरूरत थी। प्रयोग में शामिल 70% लोगों को जब लगा कि महिला गिर गई है या उसे चोट लगी है तो वो मदद के लिए आगे बढ़े। ऐसा उन्होंने तब किया जब वो अकेले थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि महिला किसी अजनबी के साथ है तो मात्र 40% लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। 200 से ज़्यादा अलग अलग तरह से किए गए अध्ययन में यह भी पता चला अगर पीड़ित किसी को मदद के लिए नाम से बुलाए तो संभव है कि अकेला व्यक्ति भी मदद के लिए सामने आएगा। लेकिन भीड़ में ऐसा नहीं होता। भीड़ में ज़्यादातर लोगों की सोच होती है कि कोई दूसरा मदद करेगा। भीड़ जिम्मेदारी लेने से अक्सर बचती है और कोई दूसरा पहले आगे बढ़े। यही वजह है कि लोगों की तादाद होने के बावजूद वो तमाशबीन बने रह जाते हैं। साथ ही लोग दूसरों के मामले में फंसने से बचना चाहते हैं और आपसी मुद्दा समझकर चुपचाप घटना के गवाह बनते हैं।
कैटी गेनोविस मामले में भी यही हुआ था जो साक्षी हत्याकांड में हुआ। कैटी गेनोविस के पड़ोसियों से जब पूछताछ की गई तो उनमें से ज़्यादातर का बयान था कि उन्हें लगा कि ये दो प्रेमियों के बीच का मामला है। जब तक लोगों ने समझा तब तक किटी की हत्या हो चुकी थी। ऐसा ही कुछ साक्षी के मामले में भीड़ का व्यवहार नजर आया। हालांकि जिस तरह से साहिल साक्षी पर चाकू से वार कर रहा था, उस पर एक्सपर्ट का कहना है कि हमलावर के हाथ में हथियार देखकर लोगों पर डर हावी होता है कि अगर वो पीड़ित को बचाने के लिए आगे आए तो उन पर भी हमला हो सकता है। खुद को सेफ रखने की साइकोलॉजी ही यही है कि लोग ऐसी वारदातों में चश्मदीद बनते हैं। फिलहाल के लिए क्राइम कवरेज में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नई क्राइम कवरेज के साथ। जय हिंद।